अध्याय 16 आप और मैं। ऐसे लोगों से वित्तीय अनुसंकेत लेते समय सावधान रहें जिनका खेल आपसे अलग हो। 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल के अंत स्पोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति को 6.2 ट्रिलियन से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने 8 ट्रिलियन कम कर दिए। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं। वे कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। यह सब आखिर क्यों होता है और यह क्यों होता ही रहता है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते? यहाँ एक सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य स्वभाव की एक अमिट विशेषता है। यह सच हो सकता है और अधिकतर लोगों के लिए यह ठीक ठाक जवाब है, लेकिन अध्याय 1 से याद करिए, कोई भी मूर्ख नहीं है। लोग ऐसे वित्तीय निर्णय लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वे ऐसा अक्सर जानकारी और तर्क के अभाव में करते हैं। लेकिन जब ये निर्णय लिए गए तब वे उनके लिए मायने रखते थे। बबल का दोष लालच पर मड वहीं रुक जाने से हम सब यह सबक सीखने से चूक जाते हैं कि स्पष्ट दृष्टि में जो निर्णय लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे तर्कसंगत ठहराते हैं। बबल ने सीख लेना कठिन इसलिए है क्योंकि वे कैंसर की तरह नहीं होते, जहाँ बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वे किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं, जहाँ स्पष्ट दृष्टि में परिणाम तो साफ होता है, लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। निवेश प्रतिफल के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण है और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब यह है कि बबल की धारणा ही हमेशा विवादास्पद रहेगी, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि वे अधिक मूल्यांकित संपत्ति के मालिक हैं। स्पष्ट दृष्टि में सबक सीखने के बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बबल आखिर होता क्यों है। यह ठीक यह पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। इसके लगभग हमेशा ही कई कारण होते हैं, उनमें से कई परस्पर विरोधी और सभी विवादास्पद। यह बहुत ही जटिल विषय है जिसके सरल उत्तर नहीं है, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण सामने रखना चाहूँगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू भी होता है। निवेशक अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे निवेशकों से अनुसंकेत ले लेते हैं जो उनके बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। यह समझना कठिन है कि दूसरे निवेशकों के लक्ष्य हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान एक स्थिरक यह न समझना है कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपसे अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बढ़ते मूल्य सभी निवेशकों को इस प्रकार फुसलाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्केटर को भी ईर्ष्या हो जाए। वे एक ड्रग की तरह हैं जो मूल्य सचेत निवेशकों को भावुक आशावादियों में परिवर्तित कर देती हैं, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वाले के व्यवहार के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरा खेल खेलने वाले से प्रभावित होने के कारण आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वह भी उलट सकता है। इतना अधिक उपभोक्ता खर्च खासकर विकसित देशों में सामाजिक रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्म रूप से उन लोगों से प्रभावित जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि वे लोग आपकी प्रशंसा करें। हालांकि हम यह देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़े और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, हमें उनके लक्ष्य, परेशानियां और अभिलाषाएं देखने को नहीं मिलती। एक युवा वकील जो किसी प्रतिष्ठा लॉ कंपनी में सहभागी बनना चाहता है, उसे ऐसे भेष में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेखक होने के नाते ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्वेटपैंट पहन कर भी यह काम कर सकता हूँ। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को ढालने लगती है, मैं आगामी निराशा की राह पर चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं यह पैसा उस करियर बूस्ट के बगैर खर्च कर रहा हूँ जो उसे मिल रहा है। हो सकता है हमारे अंदाज भी अलग अलग न हों, हम बस अलग अलग खेल खेल रहे हों। यह समझने के लिए मुझे सालों लग गए। यहाँ पर एक सीख यह है कि धन को लेकर कोई बात इतनी मायने नहीं रखती जितना अपनी समय परिधि को समझना और उन लोगों के व्यवहार और आचरण से प्रभावित न होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हों। मुख्य बात जिसकी मैं संतुष्टि करना चाहूँगा वह यह है कि कुछ भी करके यह पहचानें कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वे आश्चर्यजनक हैं। हम हर निवेश करने वाले को निवेशक बुलाते हैं, जैसे कि वे बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जो समान नियम वाला एक ही खेल खेल रहे हों। जब आप यह समझते हैं कि यह धारणा कितनी गलत है, आप देख पाते हैं कि मात्र अपने खेल को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने खुद के धन को किस प्रकार निवेश करता हूँ, इसका विवरण अध्याय 20 में है।
लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था, मैं एक धैर्यवान निवेशक हूँ जो वास्तविक आर्थिक विकास को उत्पन्न करने की संसार की योग्यता के प्रति आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 वर्षों में यह विकास मेरे निवेश को लाभ पहुँचाएगा। यह विचित्र सुनाई पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन व्यक्त लिख लेते हैं, आप समझ पाते हैं कि इससे असंबद्ध सब कुछ इस साल मार्केट ने क्या किया, अगले साल मंदी होगी या नहीं, उस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा हूँ। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकावे में आने का भी कोई खतरा नहीं है। आगे चलिए निराशावाद के बारे में बात करते हैं।